देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग देखेंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है। ये टॉपिक सभी क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लास LKG में हो, UKG में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, कोनों में हो, उसके लिए ज़रूरी है केमिकल बॉन्डिंग को समझना। बिकॉज अगर केमिकल बॉन्डिंग को नहीं समझेगा वो तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। मतलब कुल मिला जुला के पूरे केमिस्ट्री का सर्वे सर्वा केमिकल बॉन्डिंग है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो फिर आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। यानी पूरी केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री इस केमिकल बॉन्डिंग पे टिकी हुई है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन समझ गए तो फिर आप किसी भी कंपाउंड को एनालिसिस कर सकते हैं कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो कंपाउंड मतलब कोई भी पदार्थ कंपाउंड ही तो है। लगभग सभी पदार्थ कंपाउंड्स तो हैं। यानी सभी पदार्थों के आप नेचर को समझ जाओगे, प्रॉपर्टी को समझ जाओगे अगर आपने क्या सिंगल समझ लिया, केमिकल बॉन्डिंग। तो समझो ये पूरी केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो आप पूरे पदार्थों के बारे में आसानी से एनालिसिस करवा के रखेगा। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। चलिए इस महत्वपूर्ण चैप्टर का हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक बंध। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, कोई इसमें अलग नहीं है। इंग्लिश बहुत सस्ता लैंग्वेज है तो इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे, तो इसीलिए मैं सस्ते वाले का यूज कर रहा हूँ। और हम लोग हिंदी थोड़ा सा कम यूज करें क्योंकि महंगाई है उसमें, समझ में आ रही बात। तो आप लोग ब्रांडेड लैंग्वेज है आप लोगों का, तो फिर उसमें टेंशन नहीं लेंगे। हम लोग सस्ते लैंग्वेज के थ्रू वर्क कराते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में अपनी महंगाई वाले लैंग्वेज को भी हम लोग वर्क कराएंगे। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग है क्या, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो सर इट इज नथिंग बट इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ये क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान देना, एक बात और समझ लेना, क्योंकि कई लोग ना निरक्षरता के उस सीरीज पे चल रहे होते हैं, यानी उस श्रेणी पे होते हैं कि वो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड दोनों को एक समझते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड दोनों में डिफरेंस समझो। देखो यार, केमिकल बॉन्ड यदि मैंने बोला तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी के रूप में जाएगी, यानी एडजेक्टिव समझो। अब बॉन्डिंग मैंने डाल दिया तो ये प्रोसेस बन जाएगा। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। तो ING लगने से सबको पता है कि वो वर्ब बन जाता है, तो वही सेम टू सेम। वर्ब का मतलब काम, और काम का मतलब प्रोसेस। तो याद रखेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ प्रोसेस। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये प्रोसेस है। ठीक है ना, और केमिकल बॉन्ड तो सिंपल एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्स की। ठीक है, कि वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इस बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केमिकल बॉन्ड की। ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड समझोगे और केमिकल बॉन्ड यदि कोई बना रहा है तो वही क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, तो प्रोसेस हो जाएगा। है बात समझ में। तो देखो केमिकल बॉन्ड क्या है ये मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है, ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब आकर्षण बल है, आकर्षण बल। विच कंबाइन two or other constituent पार्टिकल। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में वो एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। एटम हो सकता है या आयन। विच कंबाइन टू आर मोर लिख लेंगे, मतलब दो या दो से अधिक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करता है, कंबाइंड करता है। कंबाइंड मतलब जोड़ देता है, एक साथ कंबाइंड कर देता है। ठीक है ना, ये बात समझना है ध्यान से। ये बात समझना है कि ये क्या करता है, कंबाइन कर देता है दो या दो से अधिक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी एटम या आयन हो, उनको ये फोर्स क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। मतलब मैं सिंपल रखूंगा, इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा, क्योंकि इतना ही समझना है। केमिकल बॉन्डिंग कुछ है भी नहीं। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा आकर्षण बल है जो दो या दो से
अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब परमाणु या आयनों को आपस में बांध के रखता है, कंबाइंड करके रख देता है। कंबाइंड मतलब जोड़ना होता है, सीधी सीधी बात है। अब कंबाइंड मतलब कंबाइन से, और कंबाइन मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया परमाणु, और ये क्या हो जाएगा, आयन, ठीक है। तो ये आपका परमाणु, ये क्या हो गया, आयन। यानी ये परमाणु या आयनों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ के रखता है। तो क्या जरूरी है कि केवल परमाणु या आयनों को जोड़ के रखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमाणु या आयनों को, कहीं कहीं हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पार्टिकल मिलते हैं तो उनको भी ये जोड़ के रखता है। बट फिलहाल में ये समझो ना, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे, मतलब जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, जब किसी भी अणु की बात कर रहा हूँ, तो ये अणु भी किसी न किसी केमिकल बॉन्ड, यानी किसी बहुत सारे इसके अंदर आए होंगे एटम, और ये एटम भी क्या किए होंगे, केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, तब जाके क्या बना होगा, मॉलिक्यूल बने होंगे। इस बात को पहले समझो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एटम या आयन होंगे। हमारे कहने का अर्थ यहाँ पे है कि हम एटम और आयन के बीच में, यानी दो एटम अलग अलग हैं, डिफरेंट, अब यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसको भी याद रखना है। तो दो या दो से अधिक एटम है या आयन है, उनको जोड़ के जो फोर्स रखता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सभी फोर्सेस दो एटम या आयन को जोड़ के नहीं रखते, यानी सभी चीजें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो सकती। समझ में आई बात? केमिकल बॉन्ड ही केवल और केवल इनको आपस में जोड़ के रख सकता है, इसीलिए ये एक प्रकार का स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। अगर मैं आकर्षण बल की बात करूं तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आकर्षण बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का क्या है, आकर्षण बल है, पर ये क्या नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या नहीं करेगा, कंबाइन नहीं करेगा, है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे इन द फिक्स्ड रेशियो या इन फिक्स्ड प्रॉपर्टी, इन फिक्स्ड प्रॉपर्टी, यानी फिक्स प्रॉपर्टी के आधार पर करेगा, ठीक है ना। ये और एक नया चेंज लेके आएगा। फिलहाल में समझ में आ गया होगा केमिकल बॉन्ड क्या है। एक प्रकार का ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या कर देता है, दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में मैंने किसको लिया है, एटम या आयन, इनको क्या कर देता है, कंबाइंड कर देता है। कंबाइंड मतलब एक पास कर देता है, एक साथ जोड़ देता है, ठीक है। ये बात रखेंगे आप दिमाग में। केमिकल बॉन्ड रिपल्सन शो नहीं करता है, ये बात आपको और अच्छे से समझ लेनी है। यानी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं कि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड है, तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होगा जो रिपल्सन कर रहा होगा। रिपल्सन में कंबाइंड थोड़ी ना करोगा, कॉम्बिनेशन थोड़ी ना होगा। यानी यहाँ पे तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दूर दूर भागेंगे ना भाई। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, रिपल्सन का मतलब होता है दूर भगाना, और अट्रैक्शन का मतलब पास बुलाना, है ना। तो ये होता है। तो आई थिंक केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया। और अगर जो भी ये प्रोसेस हो रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। यानी अगर जो भी जिन भी एटम्स के थ्रू हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, देखो वो क्या कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग कर रहा है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब वो क्या आपस में बना रहे होंगे, केमिकल बॉन्ड। तो इनफ है इतना जानने के लिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं परिभाषा यहीं पे एंड करूंगा तो यहाँ से बहुत सारे डाउट्स निकल के आने चाहिए, बहुत सारे चीज़ें आपके नज़र में आनी चाहिए। वो क्या होंगी? तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आपने बोला कि यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं एटम या आयन आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड क्यों हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर केमिकल बॉन्डिंग का प्रोसेस हो रहा है तो हम कोई भी काम इस दुनिया के अंदर करते हैं तो बिना किसी भी कारण के तो हम करेंगे नहीं, है कि नहीं है। हम कोई भी काम, इस समय मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो इसका भी कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? पढ़ा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, सिंपल कारण है, इसमें क्या कारण है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई भी काम इस दुनिया का होता है, एक पत्ता भी नीचे धरती पे गिरता है तो उसका गिरने का भी कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा, है ना। गीता में यह स्पष्ट बताया गया है। तो सोचिए, ये पहले से ही निर्णय ले लिया गया है कि कोई कारण, कोई भी वर्क हो रहा है इस धरती पे तो वो अकारण नहीं होगा, कोई ना कोई उसका क्या होगा, कारण होगा। यानी हर मनुष्य क्या होता है, यहाँ पे उत्पत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति होती है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब लोग अकारण जी रहे हैं, उनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, तब भाई उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उनको यहाँ पे परमात्मा ने क्या करने के लिए भेजा है, तो कुछ न कुछ उद्देश्य के साथ यहाँ पे भेजा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब अध्यात्म की बातें बाद में करेंगे, उसके लिए अलग एक चैनल ओपन किया जाएगा तो उस पर देखा जाएगा। फिलहाल में हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो पहला क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग होगी क्यों, कंबाइंड क्यों होंगे एटम। दो बातें, दो क्वेश्चन आ गए मेरे पास कि ये क्यों होगा, वाई पहला, दूसरा ये कंबाइंड क्यों होंगे, ठीक है ना। तो कंबाइंड क्यों होंगे, यहाँ भी वाई, दो जगह पे वाई आए हैं, दोनों को हम लोग देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके आगे फिर मैं बात कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा ना, तो मिटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा ये नीचे वाला पोर्शन कट जा रहा है, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्या कारण है। तो इसके 1151 कारण है। अब एक एक कारणों को हम लोग देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहला कारण तो ये होता है कि भैया ये अपने आप की एनर्जी टू मिनिमाइजिंग एनर्जी, यानी ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। पहला कारण, मैं कारण लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं धीरे धीरे। दूसरा कारण देखते हैं हम लोग। दूसरा कारण क्या होता है, टू ऑब्टेन इनर्ट gases इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तीसरे में हम देखेंगे तो ये हो गया फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और चौथा कारण यदि हम देखेंगे तो चौथा कारण हमारे पास आता है फॉर मिनिमाइजिंग रिएक्टिविटी। ये 4 कारण मैं 1151 में से बताऊंगा बस, ठीक है ना। ये 4 कारण आपको बस समझने हैं कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, यानी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म क्यों होती है, ठीक है। देखिएगा, मिनिमाइजिंग एनर्जी, ऑब्टेन इनर्ट गैसेस। अच्छा, इसको ये भी दिमाग में रखिएगा कि इसी चीज को नहीं, अभी मत दिमाग में रखिए, जब मैं बताऊंगा तब रखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मिनिमाइजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी को मिनिमाइज कराने के लिए, यानी एनर्जी को मिनिमाइज कराना है। मतलब इसको समझना है ध्यान से। देखो यार, एक एटम के पास हर सेल में एक डेफिनिट एनर्जी होती है। पहली बात समझो। हिंदी मीडियम वाले थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत परेशान हो गए होंगे कि महंगी लैंग्वेज को हमने ध्यान नहीं दिया है। मिनिमाइजिंग का मतलब हमेशा कम होता है, कम करना, ठीक है ना, कम करना। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये दिमाग में रखेंगे। ऑब्टेन मतलब पाना, इनर्ट गैसेस मतलब अक्रिय गैसेस जो 18वें ग्रुप है, अभी इसको देख लिया जाएगा। मैक्सिमम मतलब अधिक, सबसे अधिक, और मिनिमाइजिंग मतलब फिर कम करना, ठीक है ना। अब समझो, एटम मतलब परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। उन कक्षकों की अगर मैं बात करूं तो सभी कक्षकों के पास क्या होते हैं, डेफिनेट एनर्जी होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। उनके अंदर एक निश्चित ऊर्जा होती है। अब एक एटम भाई क्या चाहता है कि उसके पास जो ऊर्जा है, यानी उसके पास जो ऊर्जा की कहानी, मतलब जो एनर्जी है, वो एनर्जी उतनी ही हो, ध्यान देना, उतनी ही हो जितने से, ये देखना पर्टिकुलर रूल है, जितने से उसे न किसी की जरूरत पड़े, दैट मीन्स किसी से मांगना ना पड़े, और उससे कोई ना मांगे। इसको मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। देखो, अब इसको रिलेट करो रियल लाइफ से। रियल लाइफ में ऊर्जा का मतलब पैसा। देखो, हमारे पास एनर्जी का सोर्स मतलब माना जाता है कि हम कितने पावरफुल है, बोला जाता है ना, पावरफुल है बहुत। तो पावरफुल का मतलब हम लोग किससे लेते हैं, मनी से। अगर हमारे पास मनी बहुत है तो हम बहुत पावरफुल है, मनी नहीं है तो पावरफुल नहीं है। अब समझना, पैसा जितना ज्यादा हमारे जीवन काल में रहेगा, दैट मीन्स अगर हम बहुत अमीर हैं तो मांगने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और हमारे पास रेगुलर बेसिस पे क्या रहेंगे, 1000 प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको हैंडल करने में। हमारे पास इतना पैसा है तो इसको कहाँ पे अटेंड करना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ से हमारा ये जो पैसा है कम ना हो। रेगुलर बेसिस पे हम प्रेशर को हैंडल कर रहे होते हैं कि पैसा कम नहीं होना चाहिए, जितना है उससे अधिक होना चाहिए। एक प्रेशर है कि नहीं है, मतलब अगर हम बहुत पावरफुल हैं तो एक प्रेशर ये है कि हमें हमेशा पावरफुल बने रहने के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करना है।
ताकि हमारा जो पैसा है वो कम ना हो। पहली बात, अगर हमारे पास पैसा बहुत कम है कि नहीं है, अगर हम बहुत कम पैसे के साथ जीवन जी रहे हैं कि मतलब साइकिल से पूरा जीवन गुजर जाएगा वो भी दूसरे के, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में तो हम जीवन भर स्ट्रगल करते रह जाएंगे, कभी लाइफ में चैन से हम जी नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी जाना है साइकिल दूसरे से मांगना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक लंबा प्रेशर है, तो हमेशा मतलब हमारे पास अगर बहुत पैसा कम है तो भी हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारे पास पैसा आते रहता कि हम साइकिल खरीद पाए, समझ रही बात। तो वो रेगुलर प्रेशर बना रहेगा। यानी पैसा कम है तो भी हमको स्ट्रगल करना है, पैसा ज्यादा है तो भी हमको स्ट्रगल करना है, पैसा ज्यादा है तो हमको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना है, पैसा कम है तो पाने के लिए स्ट्रगल करना है। दैट मीन्स दोनों कंडीशन में हमको स्ट्रगल करना है, समझ में आ रहा है। और हम जीवन भर अगर कम है तो जीवन भर दूसरों से अपेक्षाएं करते रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे जीवन गुजरता है। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि हम दोनों में स्टेबल नहीं है, इन दोनों में खुश नहीं रह सकते। आप देखिए बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है, उनकी बात करेंगे कि उनका सीरीज में नाम आया कि पहले नंबर पे ये रिचेस्ट पर्सन है, कभी उनसे मिलिए कि वो खुश है क्या कि इस नंबर के इस पोजीशन पे आने पे। उस पोजीशन पे आने के बाद उनके ऊपर उतना ही जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि वो उस पोजीशन को बनाए रखे, और उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए अब उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचिएगा। तो कुल मिला के फिर क्या हो गई, अब उनको और काम करना पड़ेगा ताकि वो पहले नंबर पे बने रहे, और दूसरा का जो उनके पीछे है वो सोचेगा कि अब हम के पीछे करेंगे, तो इसलिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाला हमको पीछे कर देगा, है कि नहीं है। तो ये सब चीजों को देख के मतलब उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कुल मिला के उसको वो स्टेबल नहीं है, वो अपने लाइफ में बेचारा क्या कर रहा है, भटक रहा है, सुख शांति उसको मिल ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये रहा मनी का खेल। सेम टू सेम एनर्जी का खेल होता है एटम के अंदर, देख रहे होंगे फिंगर्स के पूरे अब वो रहा एटम, देखिएगा, ठीक है, वो एटम है। वो एटम को आप देख पा रहे होंगे, तो वो एटम जो है उसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी का सेम टू सेम, यानी हर सेल में उसके पास डेफिनेट एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है वो जो एनर्जी है यानी जो निश्चित ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि उसको ना किसी की जरूरत पड़े, यानी ना किसी से उधार लेना पड़े और ना ही किसी से क्या करना पड़े, ना ही कोई उससे आके मांग पाए, समझ पा रहे हैं। तो उस डेफिनेट एनर्जी को, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो इस फिक्स एनर्जी को वो क्या करना चाहेगा, एक ऐसी एनर्जी में तब्दील करना चाहेगा कि वो क्या हो जाए, एक मिनिमाइज हो जाए, यानी एक मिनिमाइज कंडीशन में आ जाए कि कम से कम, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमाइज करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो कि डेफिनेट एनर्जी है तो ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। डेफिनेट एनर्जी ऑलवेज जितना चाहिए एक एटम को उससे ज्यादा होती है समझ में। तो हमेशा उस एनर्जी को क्या करना पड़ता है, एटम को कम करना पड़ता है, यानी हमेशा उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा पैसा है। यहाँ पे देखिएगा मनी उसके पास क्या है, ज्यादा है, तो इसी कारण उसको हमेशा अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम। मतलब सिंपल समझो, बहुत सारे देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसमैन आपको नजर आएंगे, तो बिजनेसमैन धीरे धीरे डिस्टर्ब होते जब चले जाते हैं ना, तो बेचारे वो किस में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। सबसे शानदार जीवन है कि नहीं है, इस दुनिया में सबसे शानदार जीवन है साधु और संत का। इसके पास कोई इच्छाएं ही नहीं है, पैसा ही कारण बनता है इच्छा का, और इच्छा ही कारण बनता है दुख का, ठीक है। तो इच्छा आएगी तो दुख होगा। फिर मैं अध्यात्म में चला जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी एटम की अगर मैं बात करूं, कोई भी एटम है तो उसके सेल में डेफिनेट एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब वो कम कर लेगा तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात। वो अपनी ऊर्जा को इतना बनाना चाहेगा कि ना उसे किसी को जरूरत पड़े, ना वो देने के लिए ना ही लेने के लिए। समझ में आई बात। तो पहला कंडीशन ये है। अब इस कारण भी वो केमिकल बॉन्ड करता है, ठीक है ना। पहला कारण अभी बता रहा हूं, वाई क्यों बन रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि अगर इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर वो केमिकल बॉन्ड बना लेगा तो क्या होता है, यानी कैसे एनर्जी मिनिमाइज होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझ रहे कारण क्या है, तो मिनिमाइज करने के लिए यानी अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग करता है। दूसरा, टू ऑब्टेन इनर्ट गैसेस, इसको देखेंगे दूसरे नंबर पे, टू ऑब्टेन इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये लोग यानी कोई भी एटम है वो इनर्ट गैसेस की तरह बनना चाहेगा, इनर्ट गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाना चाहेगा। अब इसका मतलब क्या, इनर्ट गैसेस कौन है, इनको देखते हैं। तो आप पेरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पेरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करेंगे। तो पेरियोडिक टेबल के अंदर 18th ग्रुप आता है,
भाई टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। तो 18वें ग्रुप में यदि हम जाएंगे तो 18वें ग्रुप में हमको मिलेगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ऑर्गेन्सन, इतने एलिमेंट आपको मिलेंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस। अब ये इनर्ट गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि देखा गया कि पेरियोडिक टेबल के अंदर ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी एनर्जी ऑलरेडी मतलब इस एटम की जो सेल है इनके अंदर डेफिनेट एनर्जी इतनी होती है कि वो पहले से मिनिमाइज होती है, मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी इनकी एनर्जी का लेवल कुछ इस कदर तक होता है कि ना अब उन्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, ना देने के लिए ना ही लेने के लिए। समझ आई बात? तो इस लेवल पे वो पहुंच चुके होते हैं। कौन? इनर्ट गैसेस। अब मैंने जब पहला बोला कि मिनिमाइज एनर्जी, देखो यार मेन कारण यही है, मिनिमाइज करना एनर्जी को। और इनका जो होता है, जो ये दिख रहे हैं आपको 18th ग्रुप के जो इनर्ट गैसेस दिख रहे हैं, उनका जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? मिनिमाइज होता है। तो अब मान लो पहले से कुछ लोग मिनिमाइज कर लिए हैं, अब बाकी लोग चाह रहे हैं मिनिमाइज करना, तो पहले जो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कोई इंटरेस्ट आपका उत्पन्न हुआ। सपोज करिए कि आप सफाई कर्मी बनना चाहते हैं, ठीक है, और पहले से कोई सफाई कर्मी बना हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे वो बना है वो प्रोसीजर आपको पता ही नहीं पता है, तो आप चाहेंगे ना कि उसकी तरह वो जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करके हम भी बन जाए। सेम टू सेम केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में होता क्या है सेकेंड नंबर का, कि जो भी अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट चाहते हैं कि जैसे इन लोगों का है क्या मतलब लेवल, उसी तरीके से हम बना लें। तो अब ये एक प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर कैसे देखते हैं? तो ये देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि हर एटम के जो सेल हैं उन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं कि वो जो डेफिनेट एनर्जी है वो मिनिमाइज एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो उस प्रोसीजर को देखते हैं। जैसे हम देखेंगे सफाई कर्मी के दौरान उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कैसे कैसे वर्किंग की थी, तो उस चीज़ों को हम लोग भी फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। तो वैसे हम लोग इन लोगों का क्या फॉलो करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फॉलो करके अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? इनकी एनर्जी के बराबर करते हैं, मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर सेल, यानी हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है ना? तो नीचे तक तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ताकि आप देखेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो पहले जो लेवल पे आते हैं बड़े साइंटिस्ट, जिनका नाम आप बहुत बार नहीं सुनेंगे, बोरबरी। ठीक है, तो बोरबरी साहब ने बताया कि देखो यार क्या पर्टिकुलर रूल होता है, यानी एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, कि उस इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। जैसे समझना क्या होता है, बोरबरी साहब ने बोला कि अगर मान लो कोई एटम है, उस एटम पहले देखो ये एटम है, इस एटम में ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बने होते हैं? जस्ट आगे देखोगे तो बहुत सारे सेल बने होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। और इन कक्षकों में आवारक तरह इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इनमें ही मेन खेल है, इसके अंदर तो कुछ खेल नहीं है। देखो न्यूक्लियस से हमको लेना देना नहीं है, पूरा खेल कहाँ है? इन कक्षक के अंदर, उन एनर्जी से। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब अगर पहला सेल है, यानी जस्ट पहला वाला है, यानी न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला है, तो फर्स्ट वाले सेल के अंदर इन्होंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर सेकेंड सेल आ रही है तो उसके अंदर कितने होने चाहिए? 8। थर्ड आ रही है तो कितने होने चाहिए? 8। फोर्थ आ रही है तो कितने होने चाहिए? 18। फिफ्थ आ रही है तो कितने होने चाहिए? 18। सिक्स्थ आ रही है, सिक्स्थ वाले सेल में कितने होने चाहिए? 32। सेवन्थ वाले में कितने होने चाहिए? 32। इससे ज्यादा नहीं रखना है, एडजस्ट ही नहीं करेगा। मतलब इतनी एनर्जी, देखो इन सब में क्या है? एनर्जी है। इन सब में क्या है? एनर्जी है। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। अब इस एनर्जी के मतलब इस एनर्जी के प्रेजेंस में हमको इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनकी एनर्जी क्या हो? एक निश्चित एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और ये निश्चित एनर्जी क्या हो? मिनिमाइजिंग में कन्वर्ट हो पाए। दैट मीन्स ये है। तो उन्होंने बताया कि देखो कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर तुम अपने इलेक्ट्रॉनों को, यानी पहले वाले में कितना रखोगे? मैक्सिमम 2 डाल दो। दूसरे वाला अगर सेल है तुम्हारा तो उसमें कितना डाल दो? 8 डाल दो। अगर 2 ही सेल हैं तो पहले में 2 है, दूसरे में क्या है? 8 है, तब तो तुम क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अगर इस तरीके से तुम कर रहे हो अपने अंदर, यानी अपने एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी अपने एलिमेंट में
सॉरी कोई भी एलिमेंट है तो अपने सेल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या मानी जाएगी, मिनिमाइजिंग कैटेगरी की मानी जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि सभी में एक पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट एनर्जी के कारण ही डेफिनेट इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें कि कितना भी डाल सकते हैं। समझ में आया? तो इन्होंने पर्टिकुलर रूल क्या बताया, तो पहले में कितना डालना है 2, दूसरे में कितना डालना है 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, पांचवें में 8, यहां से देखो, छठवें में 32, सातवें में 32, ठीक है। आठवां कोई सेल है नहीं क्योंकि 118 तक खोज हुआ था, 118 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या है, मतलब ऐसे होना चाहिए। अब देखो सेम टू सेम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, अग्निसान सेम इसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर तुम लोग हीलियम का देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का 18, इसका होता है 36, जेनान का होता है 54, इसका होता है 86 और इसका होता है 118। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम की, तो हीलियम का एक सेल होगा, पहला सेल होगा, उस पहले ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो एक ही सेल है और एक ही में कितने हैं 2, तो इसने बोला भी था ना बोरबरी ने कि अगर एक सेल है तो फर्स्ट में कितना होना चाहिए 2, उसके है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब सही है। नियॉन का देखो तो पहले में 2, दूसरे में कितना चला जाएगा 8। आर्गन का देखो, आर्गन का पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना हो जाएगा 8। इसका देख लो तो 2, 8, 8 और फिर 18। जेनान का देख लो 2, 8, 8, 18, 18। ये सभी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, तो वीडियो पड़ा हुआ है। अब इसको मैं बारी बारी ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बारी बारी इसको फिर से बताते रहूँ आपको कि अब पहले में इतना जाएगा। तो अब LKG पढ़ चुके हैं आप लोग, UKG में आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिए इस पर। 2, 8, 8, 18, 18, फिर आएगा आपका 32। फिर यहाँ पे देखोगे तो 2, 8, 8, 18, 18, फिर 32, फिर 32, खत्म। 118 एलिमेंट थे, 118 फिल हो गए। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में बोरबरी के सभी नियमों को फॉलो करते हैं। देखिए बोरबरी ने जैसे जैसे बोला कि पहले में 2 होना चाहिए, 2 है उनके में, दूसरा अगर सेल है तो दूसरे में कितना होना चाहिए 8, उसके में है। इसमें 2 ही सेल थे तो पहले में 2 था, दूसरे में 8। बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर किसी का बन रहा है तो वो उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमाइज होगी, यानी अब वो उस कैटेगरी में है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं है, ना मांगने के लिए ना देने के लिए। क्या बात समझ में आई? ठीक है। पर ये जो एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो, क्या ये सभी एटम्स की होगी? नहीं। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे सोडियम की, फेवरेट, किसी को कुछ नहीं आता सोडियम के बारे में, सबको आता है ना। सोडियम बार बार लिया जाता है। सोडियम इसलिए कि सोडियम बहुत आसान है, इसीलिए सभी लोग इसको लेते हैं, इसलिए मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले में इसका कितना जाएगा, पहले में 2 जाएगा, दूसरे में मुझे फिल करना है तो कितना डालूंगा मैं 8 डालूंगा, और तीसरे में कितना डालूंगा, तो तीसरे में 8 डाल दे रहा हूं मैं।